अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज की आम खबरों का खुलासा आपने भी देख लिया है। सिल्वर जुबली तकरीबात मनाई गई हैं जनाब यौम तकबीर के हवाले से आज और वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा ने खिताब भी किया। नवाज शरीफ साहब का भी एक ऑडियो पैगाम वहाँ पर सुनवाया गया हाजरीन को। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने भी एक खिताब किया। उन्होंने ऑफ़र दिया हुकूमत को कि जनाब आपने जितने बंदे लेके जाने हैं ले जाएँ, PTI के ख़त्म कर लें, लेकिन जल्दी ये मरहला मुकम्मल कर लें और उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। इस ऑफ़र से उनका क्या मतलब था, थोड़ी इस पर भी बात करेंगे और कुछ बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब की उस खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने आधी रात को की और उसने सबको चौंका दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस साजिश का उन्होंने जिक्र किया वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकती है कि जो वो बात कह रहे थे वैसे ही हो, लेकिन उसके ऊपर बहुत से सवालात ज़रूर खड़े हो गए जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर क्यों कुछ सबूत भी साथ वो फराहम नहीं कर सके। कोई अगर ऑडियो थी तो उसे क्यों सुनवाया नहीं गया, अगर कोई रहनुमा बात कर रहे थे तो उनके नाम क्यों नहीं बताए गए, और जो वो प्लान बता रहे थे क्या वो एग्जीक्यूट करना इतना ही आसान था और क्या उसका एग्जीक्यूट हो जाने के बाद प्रोपेगेंडा भी इतना आसान हो सकता था। तो बहुत सारे सवालात हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जन्म दिए, लेकिन वहीं पर तशवीश भी बढ़ा दी क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोगों ने इसको यूं भी देखा कि कहीं खुदा न खास्ता वाक़तन कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि ख़वातीन के साथ जेलों में या वैसे भी कोई ऐसा सलूक हो रहा है रेड्स के दौरान जहां पर अब इनको ख़तरा है कि कोई इनके ऊपर बात आएगी। इस हवाले से पहले ही उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इसी खदशे का इज़हार इमरान खान साहब ने भी किया है। तो ये और बहुत कुछ इसमें है आज के हमारे प्रोग्राम में जिस पर बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले मैं इमरान साहब की तरफ चलती हूँ। इमरान साहब, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कल काफ़ी सबको चौंका भी दिया और परेशान भी कर दिया। यहीं से बात का कुछ आगाज़ करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ सवाल जैसे मैंने अभी बात करते हुए भी कहे कि ऑडियो थी, आजकल तो हर ऑडियो हम देखते हैं फ़ौरन सुनवाई जाती है, क्यों नहीं उन्होंने चलवा दी ताकि पता चल जाता कि वाक़तन ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने बताया तो इससे आपके ख्याल से खदशात मज़ीद बढ़ नहीं गए कि ख़वातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, सीधी सी बात है कि ख़वातीन के साथ जो सलूक हो रहा है या जिस तरह की बातें मंजर आम पे आ रही हैं वैसी नहीं होनी चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम जो है वो बड़ी मुक़द्दस चीज़ है और उस पर हम सब को कोई दूसरी राय नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तक बात है राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुल्क का आपका वज़ीर जो है दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, वो आधी रात को उठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। कभी वज़ीर दाखिला साहब वो उठ के आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब आधी रात को, और वो को बता रहे हैं चीज़ और फिर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फ़र्ज़ करें इस बात पे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच है, उसको हम 100% सच मान लेते हैं, तो क्या उस सच के लिए उन्होंने कुछ सबूत दिए? अगर वो ऑडियो उन्होंने, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्यों नहीं सुनवाई, अगर वो ऑडियो नहीं सुनवानी थी तो वो बताते कि जी क्या वजह है जिसकी वजह से वो ऑडियो नहीं सुना ले। और फिर वो कि जो जब आप PTI के लोगों को तो बेनकाब कर रहे हैं, PTI के लोगों को तो गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें क्या हमरे माने था कि आप उस बंदे का नाम ना बताएं कि जिसके घर में ये सारा प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि वहाँ पे ये सब कुछ हो। अगरचे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ स्टोरीज इस हवाले से चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि और वो ज्यादा अफसोसनाक हाँ है जी, बहुत क्योंकि इस तरह बहुत सारी खवातीन का नाम आ रहा है, उनकी इज्जत की बात है और उनके हवाले से इस तरह डिस्कशन शुरू हो गई है। वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, ऐसी बातें वो लोग करते हैं या तो जिनके घर अपनी माँ बहन ना हो या जिनको अपनी माँ बहन समेत किसी दूसरे की माँ बहन की इज्जत का ख्याल ना हो। जो इज्जतदार आदमी है, जो इज्जतदार लोग हैं, जिनको आप ये कहें कि कोई हलाल हराम की तमीज़ है या शराफत का कोई है, वो कभी इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं। लिहाजा इस तरह के मामलात पे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी का नाम भी लेना उतना ही गुनाह है जितना कि कोई संगीन को ना हो सके। मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब की बगैर सबूतों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शकूक शबात जो है ज़्यादा पैदा की हैं और बड़े मुबहम कर दिया इस सारे मामले को। अब भी मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि चलें, अगर उन्होंने ये सोचा कि अचानक उठ के उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और वो आगे तो उन्हें जल्दी में वो चीज़ें नहीं भी लाए, तो अब
तो वक्त है, कल सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और चीज़ें और सबूत जो फिर है इमरान साहब वो फिर बात तो ये आएगी ना कि भाई पता नहीं अब कोई फैब्रिकेटेड चीज़ है। देखें उसी वक्त आप चीज़ करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, अगर कोई फैब्रिकेटेड चीज़ हो इतना 1-1.5 दिन के अंदर तो आप उसमें तैयार कर लें। आजकल मुझे आप ये बता दें कि आज तक 20 ऑडियोज और वीडियोस किसी का भी फोरेंसिक तो हुआ नहीं, पता ही किसी नहीं के बारे में किसी ने कहा ये कि फैब्रिकेटेड नहीं है। ठीक है। हर वीडियो या ऑडियो जिसके बारे में आई है उसने यही कहा कि ओहो ये तो इंजीनियरिंग है, ये तो फैब्रिकेटेड है। लिहाजा इस बात का फैसला तो उसी वक्त हो सकता है ना कि जब प्रॉपर उसका फ्रांसिक हो, तहकीकात हो और वो बात सामने हो। तो इल्ला माशाल्लाह हम तो बस ये कौम इस वक्त इस डगर पे चले हुए हैं कि असि सच ना सुनना ना मनना, जो चीज़ है उसमें इतराज़ात करने हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब की अपनी और वजारत दिफा और हुकूमत की साख इसी तरह से बचती है कि वो इसके सबूत सामने लाएं और उसके बाद इस पे मजीद बात हो। क्यों चौधरी साहब, बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल है कि उल्टा राना सनाउल्लाह साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही फंस गए हैं, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आ गई है कि इस चीज़ को या तो साबित करें कि पीटीआई ने ऐसी कोई साजिश घड़ी थी, और या फिर इस चीज़ के हवाले से अगर उन्होंने आके ऐसा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर भी इन्हीं के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या जो ख़वातीन जेलों में मौजूद हैं वो क्या गैर महफूज हैं, किस तरह से इस तरह की बातें बाहर आ रही हैं। और ये खदशा खुद इमरान खान साहब 1-2 दिन पहले भी जाहिर कर चुके हैं कि जनाब जो ख़वातीन वहाँ पर हैं कारकुनान, उनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें बड़ी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक तो जनरली भी पाकिस्तान की जो जेलों का स्टैंडर्ड है वो किसी तरह से भी ह्यूमन राइट्स से मुताबिकत नहीं रखता। मेल फीमेल की डिफरेंस को आप छोड़ें, जो वहाँ पे हालात हैं वह पाकिस्तान की जेलों के अंदर भी, पाकिस्तान की इवन लोअर कोर्ट की जो अदालतों में हवालात हैं, बख्शी खाने जिनको कहा जाता है, वो हालात बहुत दिगरगू हैं। जिस तरह से कैदियों को लाया जाता है, जिस तरह से कैदियों को पेश किया जाता है, वो बज़ाते ख़ुद जो है इंसानियत की तज़लील है, और उसमें जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और ये जो मामलात हैं जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने और इससे पहले जो कादर पटेल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना एक तरीक़ेकार से की गई हैं। ये बहुत ही संजीदा सीरियस मसला है जिसका ज़िक्र हो रहा है कि जेलों के अंदर अगर ख़वातीन की बारे में इस किस्म के शकूक व शुबहात, उनकी इज़्ज़त, उनकी जो है असमत के बारे में इतने मामलात को इस तरह से कैजुअली करना, और वो भी सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात नहीं है। और उन्होंने इसको इदराक ही नहीं किया कि वो इतने संजीदा मौजू के ऊपर इस तरह से वो मामलात कर रहे हैं। बिल्कुल ऑडियो अगर आपने कहा तो पहले तो आप ऑडियोज़ पहले चलाते हैं, लीक करते हैं, सबका नाम लेते हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीछे से होती हैं, फिर उसके ऊपर हर ऑडियो लीक के ऊपर तो 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस गवर्नमेंट में, लेकिन इस ऑडियो लीक को तो दिखाया ही नहीं गया। और ये अगर ऑडियो लीक है तो ये जो इंक्वायरी कमीशन इन्होंने बनाया है उसका पहला TOR होना चाहिए कि वो इस ऑडियो लीक की तहकीकात करें। और वो जो इंक्वायरी कमीशन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दे, इन बातों के ऊपर ये ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, ये इंसानी हकूक़ का मसला है, ये जेल के कैदियों के मामलात जो हैं उनके ऊपर अगर एक्शन किसी जगह बनता है आइन के मुताबिक, तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात है, और रात से जब से ये हुआ है सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के और मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से भी, इसमें बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है, और जो तफसीलात आई हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं, उनके बारे में तहकीकात होना ज़रूरी है। अगर वो गलत हैं तो तब भी बहुत ये कौम को एतमाद में लाने की ज़रूरत है, और अगर वो सही हैं तो फिर तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों के ऊपर फौरी तौर पर एक एक्शन अदालत अदलिया की तरफ से भी आना चाहिए, और हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए इस किस्म की बात के ऊपर फौरी इंक्वायरी का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, इवन अगर इस लिमिट तक भी जो उन्होंने रेप तक की बात की है, उसके अलावा भी जो हमने वीडियोस देखी हैं, जो हमारे खुद हाथों में वीडियोस देखी हैं हमने, कि जिस तरह से ख़वातीन को घसीटा गया है, उनको खींचा जा रहा है, उठा उठा के वैन्स में डाला जा रहा है, यहाँ उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जिस तरह से बदतमीज़ी की गई है, जो हमाद अज़हर साहब की जो फैमिली है उसके साथ जिस तरह से उन्हें हैरास किया गया है,
तो ये सब चीज़ें भी तो आप देखिए ना, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी, और उसके बाद अब इस हद तक चले जाना, बहुत सी खवातीन जो हैं ये भी कहा जा रहा है कि उनका पता ही नहीं है कि वो जेल में तो गई थी, उसके बाद कहाँ हैं। समीना, बात ये है कि आपने जो अभी ये मरसिया पढ़ा है ना, यह अभी जो इंसानी हकूक़ की और कैदियों के हकूक़ की बात सीनियर वकील हैं मेरे भाई फैसल चौधरी साहब ये कर रहे थे। इस मुल्क का अलमिया क्या है? उस मुल्क का अलमिया ये है कि जिसके हाथ में लाठी होती है ना, जिसके पास इख्तियार आता है, उसके लिए ना तो कोई इंसानी हकूक़ होते हैं, ना उसको किसी कैदियों के हकूक़ नज़र आते हैं, ना उसे अच्छे बुरे की पहचान रह जाती है। मुझे आप ये बताएं कि इसमें कोई बंदा, ये देखिए अभी जो हम फुटेज चला रहे हैं, ये इसमें खवातीन, आपको जो खवातीन एहलकार है वो है, बाकी ये जो जितनी फुटेज है उसमें देख लें। अब कानून के मुताबिक अगर आप फैसल चौधरी साहब से पूछें तो ये आपको बताएंगे कि किसी भी खातून को बगैर खातून एहलकार के गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता, मेल उसको पकड़ ही नहीं सकते। पहली बात तो ये। दूसरा, फिर उसको उस थाने में नहीं, उस हवालात में नहीं रखा जा सकता, कानून के मुताबिक वो उसको खवातीन के लिए जो अलग हवालात हैं वहाँ रखेंगे। तीसरी बात कि फिर जिन शहरों में खवातीन के लिए अलग थाने बनाए गए हैं वहाँ उनको हैंडल किया जाएगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं, आज की तो बात नहीं है, मुझे तो पिछले 33 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मुझे तो 33 साल में कभी कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसमें इस तरह से ना हुआ हो, मैन हैंडलिंग ना हुई हो। और सिवाय इसके कि हम जैसे लोग आके यहाँ पे शोर मचाएं और उनको कहें कि जी ये बड़ा बुरा, बहुत बुरा है, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अल्लाह माफ़ करे अब मैं क्या कहूँ, वो मोमबत्तियाँ जला के तो इज़हार यकजहती कर दें, अमलन कभी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। अमलन ये इसी तरह से होता है जो इंतहाई गलत है। और ये मैं आपसे ये कहूँ, इस दफ़ा भी वही हुआ है जो माजी में होता रहा है। और फिर इस बात पे आपको पता है कि पुलिस अफसरों की तरफ से मेरे से खबर ले लें आप फैसल चौधरी साहब, मैं आपको ये पूरे वसूख के साथ 1000% सच्ची बात बता रहा हूँ कि तमाम ऑपरेशंस पे आला तरीन पुलिस अफसर की तरफ से मैसेज दिया गया है, वायरलेस मैसेज दिया गया है और शाबाश दी गई है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे मामला को हैंडल किया। जब रुझान ये हो कि पुलिस अफसर जो हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरह की मैन हैंडलिंग पे शाबाश दें, तो फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि उस माशरे में ऐसा काम बुरा समझा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम कहाँ की बात कर रहे हैं कि जी ये कोई इंसानी हकूक़ की। लेकिन बहरहाल गाजी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका, आज फिर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन जिस मौजू पे बात हो रही है उसकी वजह से बड़ी परेशानी भी है और तशवीश भी, और हर कोई इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इस मामले को अगर राना सनाउल्लाह साहब ने शुरू किया है तो फिर इसको किसी मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं। ये आधी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान नहीं छुड़ाई जा सकती। लेकिन ये जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आधी रात को, जिस अंदाज से की है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लोगों ने उस पर रेज़ किए हैं। आपका इसके बारे में क्या आइडिया है कि ये बेसिकली क्या करने की कोशिश की है उन्होंने? ऐसे लगता है उन्होंने तो सिर्फ खौफ फैलाना था, मजीद खौफ फैलाना था कि शायद लोग और डर जाएं, आगे बाहर ना निकलें, खास तौर पे खवातीन, क्योंकि ये खबरें भी आई कि ये टास्क दिया गया था कि खास तौर पर खवातीन को टारगेट करना है आपने, ताकि ये काम ना हो कि ये खवातीन क्यों बाहर लगी, इनको बिल्कुल पोलिटिकल प्रोसेस से आपने माइनस कर देना है, कोई दोबारा जुर्रत ना कर सके कि बाहर कहीं आपको सड़क पर कोई खड़ा हुआ नजर भी आए। तो मुझे तो ये लग रहा है, इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि अगर ऐसा कुछ था तो वो ऑडियो कहाँ है, उसके बाद क्या वाकया कहाँ है, कुछ ऐसा है? क्योंकि देखिए ज्यादातर बात ये हो रही है कि जब उन्होंने इतना रूम दे दिया स्पेकुलेशन के लिए, समीना आपने जिस तरह ये बात भी की थी और बहुत ज्यादा वो शेयर हुई कि खौफ आता है घरों में बैठे भी जी, इतना वो खौफजदा हो गए हैं लोग कि पता नहीं क्या होगा, कि पुलिस के हत्थे एक दफा चढ़ गए तो फिर यहाँ तो वो सुलूक होगा जो शायद जंगल में जानवरों के साथ या दरिंदों के साथ भी नहीं होता, वो यहाँ पर आपकी माओ बहनों के साथ खुदा न खास्ता हो सकता है। ये खौफ फैल गया। हमें मॉडल टाउन का सानिया याद आ गया, 14 लोग वहां पर जाँ बाक हुए, सरों में हामला खवातीन तक को गोलियां मारी गई और उसके बाद कातिल कोई भी नहीं मिला। तो ये ना हो कि यहाँ पर हमारी किसी बहन बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए और उसके बाद पता ही ना चले कि क्या हुआ। उनकी तो मकसद ही ये था। आप देखिए ना, एक वज़ीर दाखिला कह रहा है कि रेड होगी। अब रेड कौन कर सकता है? कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे ही ना, कोई पुलिस सिक्योरिटी, वो रेड करेंगे। आगे से जनाब खून खराबा हो जाएगा। कि आप देखिए मॉडल टाउन में क्या हुआ था, सिर्फ ये आप जेल में ले आइए, और यही वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, वज़ीर कानून पंजाब के।
और उसके बाद जनाब वो कह रहे हैं रेप एक्ट भी हो सकता है, यानी एक ड्रामा। ये तो हम देखते हैं एक विक्टिम को जो डिमोनाइज किया जाता है ना, विक्टिम ब्लेमिंग, उसकी एक नजर आती है। मैं रात को नहीं सो सका समीना, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली वो रात को कुछ Exactly. होगा कि अभी कोई खबर आई, अभी कोई खबर। वेरी राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह की सारी रात कैफियत रही और फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह से फिर एक वो तशवीश की लहर दौड़ गई, बहुत से नाम सर्कुलेट करने लगे, और भी ज़्यादा उससे मुझे परेशानी हो रही थी कि अभी तो पता भी नहीं है कि क्या वाक़या है, नहीं है, हुआ भी है कि नहीं, और लोगों के नाम इस तरह से लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक सी बात है। लेकिन इसका हल क्या आपको नज़र आता है शॉर्टली उसामा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस पर आके पूरा वाजे करें कि वो कौन सी थी, कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये ऑडियो जिनकी आपस में है। पहले तो हम आजकल ऑडियोज का बाजार लगा हुआ है और उस पर हुकूमत ऑथेंटिकेट कर देती है कि जी इन्हीं की है, उस पर जुडिशियल कमीशन बना देती है। तो ये लाएं ऑडियोज किसकी सामने थी, क्योंकि हमने अभी अपनी तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं, इतना बेहुदा कौन है तो जो इस तरह की प्लानिंग करेगा और ये सब करेगा, उसको सामने लाना चाहिए। कहाँ गए, कोई सवालों के जवाब नहीं दिए उसके बाद। तो फिर जब आप खुद रूम देंगे स्पेकुलेशन का, अफवाहों का, तो फिर आजकल ये तो नहीं है हर कोई ये कहने लग गया कि जी ये तो लगता है कुछ हो चुका है और ये उसको कवर अप है। इसके अलावा कोई समझ किसी को भी नहीं आ रही कि ऐसी कोई खबर आने वाली है। फिर जिनको खदशात हैं, जिस तरह से इमरान खान से बात की, तो वो फिर खदशात बढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसा हो चुका है, उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सब मेरा ख्याल है इस बात पे मुत्तफ़िक है कि अब इसको मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, और देखते हैं कि जी सिलसिले में क्या वाकई कोई सीरियस किस्म का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं अब, और अब मैं ज़रा थोड़ी बात करना चाहूँगी। यौम तकबीर भी था और आज PMLN ने एक पावर शो भी किया लिबर्टी चौक में। तो ये लिबर्टी के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, क्योंकि अभी हम पिछले 14 माह में देख रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि जो लिबर्टी चौक है ये PTI के एहतजाज या मुजाहरों के हवाले से काफ़ी मंसूब हो चुका था उसी से ही। लेकिन यहाँ पर आज मरीम नवाज़ साहिबा ने खिताब किया, और इस खिताब में भी उन्होंने जहाँ ये बहुत सारी बातें की यौम तकबीर के हवाले से, वहाँ उन्होंने फिर से इमरान खान साहब को भी लताड़ा। PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब का भी ऑडियो पैगाम सुनाएगा। इमरान साहब, आप समझते हैं कि जो एक पावर शो सोचा जा रहा था कि जी लाहौर में कुछ मरीम अच्छा क्राउड निकालेंगी और फिर कुछ मैसेज दिया जाएगा कि देखें जी हमने इमरान खान को ब्रेक कर दिया, वो जो हमने एक बना लिया था कि जी बड़ा क्राउड हो रहा है हमेशा लिबर्टी में, वो चीज़ करने में कामयाब हुई हैं मरीम? समीना देखिए, मैं नहीं समझता कि मरियम के उस क्राउड के निकालने में उनका कोई मुकाबला इमरान खान साहब के साथ हो। देखिए, इमरान खान का क्राउड निकालना और मरियम नवाज़ का क्राउड निकालना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप इस पर आए में देखें कि मरियम नवाज़ का शो कैसा था, तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ ने आज अच्छा शो कर लिया। अच्छा शो किस तरह से कर दिया? वो इस तरह से कर दिया कि उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा कर दिया, अच्छी खासी तकरीर फड़का दी, तमाम TV चैनल्स ने उनको लाइव कट किया, उन्होंने टाइम भी गेन कर लिया, सारा कुछ हो गया, मामला उनके लिए सारा गुड्डी गुड्डी हो गया। अगर आप इसका मुआवजा करना चाहें तरीके इंसाफ के साथ, तो इमरान खान साहब ने जो एक टेम्पो बना दिया है, इमरान खान के साथ जो लोग हैं, इमरान खान का जो मजमा है, इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, उनका तरीक़ाकार बिल्कुल दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है। दूसरी जमातों को जहाँ बंदे खुद इकट्ठे करना पड़ते हैं, लाना पड़ते हैं, लोगों को कहना पड़ता है, लोगों की ड्यूटियाँ निभानी पड़ती हैं, इमरान खान के चाहने वाले वहाँ पे खुद आ जाते हैं। उनको बहुत सारी उनको वहाँ से भगाना पड़ता है। नहीं, भगाने की बात तो नहीं, पिछले कुछ अरसे में तो हमने ये देखा। नहीं, उसमें ये है कि वहाँ पे ये देखिए, आपको जो जिसका क्रेडिट है ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। इमरान खान ने एक माहौल ऐसा बना दिया, उस पर बहुत सारे यानी आपका है कि कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। कंपैरिजन हो नहीं सकता। अगर सिर्फ ये साबित करने की कोशिश करनी है कि जी वो बचपा बड़ा था, वो छोटा था, वो आप जो मर्जी करते हैं, मेरे लेकिन ये मैटर तो करता है ना, क्यों चौधरी साहब, ये मैटर तो करेगा कि भाई एक जगह पर PMLN का गढ़ हुआ करता था लाहौर, वहाँ पर आके इमरान खान जमान पार्क में डेरा लगा के ऐसे बैठे हैं कि उसके बाद हमने देखा कि लाहौर उनकी एक एक कॉल पर, एक एक ट्वीट के ऊपर कैसे उमड़ आया। तो आज दोबारा जब मरियम एक पावर वाली पोजीशन में है ना, मतलब अपनी वहाँ पर पूरा इंजॉय कर रही हैं वो तमाम तर सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें, फैसिलिटेशन जो कि PTI को इस वक्त दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो एक मैसिव क्राउड नहीं जमा कर सकते, तो फिर इससे एक मैसेज तो बनता है कि फिर अवाम क्या सोच रही है। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो लाहौर में, मैं इमरान याकूब खान साहब से बसद एहतराम इख्तलाफ करूँगा, वो नहीं अपने तमाम तर माइट के बावजूद, तमाम तर
गवर्नमेंट की होने के बावजूद वो क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकी हैं, और क्राउड उनका विहाड़ी में भी इकट्ठा नहीं हो सका। आपको पता है, एक जलसा आपको शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये लिटमस टेस्ट है। जिस तरह से जो पीटीआई जो उनको बड़ा चैलेंज दे रही थी, उसके तो बिल्कुल पर काट दिए गए हैं। उसके बावजूद अगर वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे तो उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि एक तो आज जो मियां नवाज शरीफ ने इसी यौम तकबीर के जलसे में चार्जशीट दी है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, कि जब वो हुकूमत में थे और उन्होंने आज के कीमतों से मुआवजा किया है। देखिए, आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं, एटम बम हमारे पास है, हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ सोचने की बात तो ये भी तो है ना, क्या हमारी कौम के पास रोटी है, क्या हमारे पास सेहत तालीम के सहूलतें हैं, क्या हम एक माशी ताकत बन पाए हैं। इन सारी बातों का जवाब जो है, अगर आप सैर हासिल करेंगे तो बिल्कुल आपको नफ़ी में मिलेगा। दुनिया में सिर्फ एटमी ताकत होना जो है वो काफ़ी नहीं होता, साथ में मुआशी ताकत होना भी ज़रूरी है। आपको सोशल वेलफेयर के ऊपर तवज्जो देना जो है वो भी ज़रूरी है। लोगों की जो ज़िंदगी जब तक आसान नहीं होगी, इसी वजह से जो नून लीग है वो क्राउड इकट्ठा नहीं कर पा रही कि लोगों के जो माशी मुश्किलात हैं वो इनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग रोटी खाने से जो है, और मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी जो मुश्किलात है, ये उसका भी जो है असर है कि लोग इनकी जो अपील है उसका जवाब नहीं देते। और वही जो इनकी जो एक डिसलाइक का जो एलिमेंट है, वो इमरान खान साहब को भी उसका पॉलिटिकली फ़ायदा होता है, क्योंकि मुआशी तौर के ऊपर जो डिलीवरी नहीं हुई, और इमरान खान साहब जो हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो जैसे साल 1.5 साल पहले उनके खिलाफ ये जो था प्रोपेगेंडा वो चल रहा था, तो अभी जो है, और इस मईशत की बेहतरी के असरात नहीं नजर नहीं आ रहे। मईशत तो अपनी जगह आपकी बात जरूर सही है, और जो सब आगे हमने इसको डिस्कस भी करना है। मैं एक जुमला शमीना के इसमें नून लीग के पास या पीडीएम के पास अवाम को अट्रैक्ट करने का बयानिया भी नहीं है। ठीक, यही मैं एग्जैक्टली बात कर रही थी कि जहाँ पर ये माशी मुश्किलात तो चले ठीक है, हम कह देते हैं कि जी एटम बम भी हमने बनाया, माशी मुश्किलात तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन अब तो बुनियादी जो हुकूक हैं उस तक के ऊपर बात आ गई कि हम तो उसके सर्वाइवल के चक्कर में पड़ गए हैं। बाकी चीज़ें तो हमें सारी भूल ही गई हैं, रोटी छोटी। अब आप देख लें टीवी टॉक शोज़ में भी कितनी की बात होती है महंगाई की, कितनी की बात होती है मईशत की। आज हम वैसे इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं पहले उसामा से ज़रूर इस पर राय ले लूँ। उसामा, आपके ख्याल से PMLN दोबारा कैसे रीगेन कर सकती है अपनी पॉपुलैरिटी, जो उसको फ़िलहाल एक चैलेंज बन चुकी है उसके लिए, कि इवन अपने लाहौर गढ़ में भी वो अगर अच्छा क्राउड नहीं शो कर सके तो? माशी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई एक मिरेकल करके दिखाना पड़ेगा, तभी मुझे उनका सर्वाइवल या रिवाइवल नज़र आता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप देखिए, अभी हमने देखा कि गालिबन 21 अरब के लगभग या शायद 20 अरब के लगभग उन्होंने बढ़ाया है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके फंड्स को 111 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। उसका मकसद ये है कि वही जो उनको आता है, सड़कें वगैरह, कोई सीवेज का काम, कोई गैस का दोबारा, जनाब एक तो आप देखिए हालात ये हैं, वो गैस कनेक्शंस का काम उठा दिया, तो जो उनका पुराना अब अंदाज है वो नहीं चलेगा। देखिए, तब तक था जब तक लोगों का किचन किसी तरह से चल रहा था और वो देखते थे अच्छा हमारी गली ठीक हो गई है। मुझे याद है मैंने खुद जाकर कवर किया कि जब मरियम नवाज साहिबा कैंपेन कर रही थी उस वक्त अपनी वालिदा के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चंद हफ्तों में मैंने देखा, चंद हफ्ते पहले जाकर मैंने देखा जी अब किसको वोट देंगे, और वो सारा जब हम जिस तरह हमारा साथियों का काम है पूरा प्रोग्राम किया, और चंद हफ्तों के बाद मैंने जाकर देखा जमीन आसमान का फर्क था। वहां पर जनाब गटर हल्के का नक्शा ही बदल गया। ठीक, जी बिल्कुल, काफी हद तक बदल दिया उन्होंने। पानी का वहां पर जनाब सबीने लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अब बात सिर्फ इससे नहीं बनेगी, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं। अब लोगों के देखिए खाने पीने के उनको लाले पड़ गए हैं, जो बच्चों का एजुकेशन का मसला बन गया है, आने जाने का मसला बन गया है। इसके अलावा मुझे उनका कोई नजर नहीं आता कि नून लीग किसी तरह से वापसी कर सके। चाहे अब ये जो बात हो रही थी ना मरियम साहबा के शो की जो उन्होंने किया है, ये तो ऐसे है कि जैसे एक पहलवान को आप उसकी टांगे बांधें, उसके हाथ बांधें, और वो भी पीछे बांधें, सामने नहीं, पीछे बांधें, उसके अलावा उसकी आंखें बंद कर दें और फिर उसको सांस भी ना आप लेने दें, उसको कुछ इस तरह का काम करें उसको सांस भी ना आ रहा हो, और फिर उसको मैदान में उतारें। और ये हाल हुआ है कि जी वो तहरीक इंसाफ तो दफा 144 है, अगर पाँव भी कोई बाहर रखेगा या घर के बाहर भी खड़ा हो गया, ना इमरान खान सब जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, उनका तो बंदा ही कोई नहीं रहा। अब तो ये हाल हो गया तहरीक इंसाफ का कि उनके पास फंड्स ही नहीं है तनख्वाहें देने के लिए भी, अपने जो उनके लोग हैं, जो दफ्तर के लोग हैं, हर जमात का एक दफ्तर होता है उसके, ये हाल है।
तो अब क्या इसका मुकाबला करेंगे? बाहर से लोगों को लाया गया है, वहां पर फिर वही बिरयानी और चाय चल रही थी, तो इस तरह से वो बात नहीं होती। बाकी ठीक है कि लोग तो आए हैं वो, लेकिन उसको आप एक चार्ज क्राउड या कहें कि ये कोई क्राउड था या उस तरह, तो राइट। लोग तो आप 4-5 जिलों से इकट्ठे कर लिया आपने। लेकिन एक हमेशा जो डिस्कशन हुआ करती है, थोड़ी सी हम फिर दोबारा कर लेते हैं यौम तकबीर के मौके पर, कि जो ये एटमी धमाके करने के क्रेडिट की बात होती है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया हुआ था, उनके ट्वीट से लग रहा था कि सारा क्रेडिट उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दिया है, और मरियम साहिबा ने जो सारा क्रेडिट था वो नवाज शरीफ साहब की झोली में डाला। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना भी, एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये तो उनका कोई काम ही, इसमें कोई रोल ही नहीं था नवाज शरीफ साहब का एटमी धमाके करने में। तो इमरान साहब, ये बहस तो हमेशा चलती है वैसे कि ये आखिर में क्रेडिट किसका था, लेकिन आप इस सारी बहस को कैसे सम अप करेंगे? समीना देखें, सच्ची बात ये है कि इसमें आप एक नाम शायद भूल गई हैं, जनरल ज़ियाउल हक का। भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये शुरू किया, इसमें जनरल ज़ियाउल हक ने अपना पूरा किरदार अदा किया। उसके बाद गुलाम इसहाक़ खान साहब ने इस पर बहुत वर्किंग की, और आखिर में आप जो है मियां नवाज शरीफ, उनके किरदार को भी बिल्कुल उससे निकाल नहीं सकती। उसकी वजह बेनज़ीर भुट्टो का भी बहुत रोल रहा है। बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो का भी रहा है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आपने करना था, और ये जब आपने धमाका किया 25 साल पहले, उस वक्त आपसे अर्ज करूँ कि उससे काफ़ी देर पहले हमने बम बना लिए हुए थे, लेकिन वो उस वजह से हम रुके हुए थे कि इंडिया जो है वो भी शो उस दिन हमने पावर अपनी की। हाँ जी, ठीक। जब हमने अपनी पावर शो की, उस वक्त वाकई नवाज शरीफ साहब पे बड़ा दबाव था, और जब इंडिया ने किया 11 मई को, उस वक्त वो गैर मुल्की दौरे पे थे, उनको फ़ोन भी आए, फिर अमेरिकी सदर ने खुद उनसे कई दफ़ा रब्ता किया। तो ये किसी का भी ऐसा आप डिसक्रेडिट नहीं कर सकते, लेकिन सियासी तौर पे हमारे यहाँ एक रुझान बन चुका है कि हम किसी को भी उसका ड्यू क्रेडिट देना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी इसमें जितना भी हिस्सा अदा किया वो पाकिस्तान के मौसन है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हों, डॉक्टर समर मुबारक मान साहब हों, या उनकी टीम हो, या ये जितने हुक्मरान हैं जिन्होंने इसमें अपना वैसे भी कोई एक हफ्ते एक साल का तो प्रोजेक्ट था नहीं, तो सालों पे चला है, तो इसलिए जो भी हुकूमत आई उसने उसको कंटिन्यू किया बेसिकली। लेकिन चौधरी साहब, जो डॉक्टर साहब हैं वो इस बात पर हम अक्सर डिस्कशन करते हैं कि जो उनका ड्यू एक होना चाहिए था ट्रीटमेंट, क्या उस तरह से उन्हें मिस ट्रीट नहीं किया गया हुकूमती लेवल पर उस वक्त? और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब मियाँ साहब का तो इसमें 0% क्रेडिट है। मेरे ख्याल में डॉक्टर कदीर खान साहब के ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात थे वो काफ़ी संजीदा थे, और उसका पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कीमत भी अदा करनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, गुलाम इसहाक़ खान साहब हों, ज़ियाउल हक साहब हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौज पाकिस्तान, पाकिस्तान के साइंटिस्ट, पाकिस्तान की आवाम, ये जो एटमी प्रोग्राम है इसका हमने दिलो जान से जो है इसकी हिफाजत की है और कंट्रीब्यूशन किया है। हर हुक्मरान ने, हर फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, और बहुत इसको एक वेलर के साथ जो है हमने इसको आगे लेके गए हैं। तो इस चीज़ को जो है मद्देनजर, क्रेडिट एक कौम का होता है। मैं नहीं समझता कि एक शख्स का या एक कुछ शख्सियात का ये होगा। ये 98 का जो धमाका हुआ 85 में, आपको पता है कि जब ज़ियाउल हक साहब ने, तो ये इसमें सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो जिंदा तारीख हैं, वो मुस्लिम के एडिटर थे, तो उनकी एक वो बहुत स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसको जो ये बहसीत मजमूई हमारी एक कौम की कामयाबी है, मजमूई क्रेडिट है, और ये और जैसा पूरी कौम की रेड लाइन भी यही है, असल रेड लाइन पूरी कौम की ये एटमी प्रोग्राम ही है। उसामा, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो वो भी कर ले, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आज वैसे तो इन दोनों से मैं ये पूछती जा रही हूँ 2-3 दिनों से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला तो मुसलसल ही जारी है, लेकिन PTI के मुख्तलिफ रहनुमा छोड़ के चले जाते जा रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जी इमरान खान की गलतियों का बोझ नहीं जो उठा रहे वो जा रहे हैं। आज चीना ग्रुप के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि वो भी अलग कर लेंगे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहें, और मज़ीद भी कुछ लोग आज भी छोड़ के गए हैं। तो ये जो छोड़ के जानों का सिलसिला जारी है, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? क्यों जा रहे हैं? जाते हैं तो दुखी क्यों होते हैं, और फिर किसी और पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? सियासत ही खुदाफिज कर जाते हैं। मीना,
मेरे में सकत नहीं है, जुर्रत नहीं है इसका पूरी तरह से जवाब देने की, क्योंकि ना तो मैं इमरान रियाज हूँ, ना मैं सिमी इब्राहिम। मैं सिर्फ इसका इतना जवाब दे सकता हूँ। बाकी ये मैं अर्ज कर सकता हूँ आपसे कि 27 साल का इमरान खान साहब का सफ़र है, और 27 साल को आप ये समझिए कि एक शख्स शुरू होता है, इनकी तो मतलब एक भी सीट नहीं थी इमरान खान साहब की, कहीं इलेक्शन के जीत भी नहीं सकते थे, दूर दूर तक इनका कोई इम्कान नहीं था। अब आप समझिए कि उनका रिवर्स गियर लग गया है, तो ज्यादा से ज्यादा ये हम कह सकते हैं। तो 27 साल वाला जो मामला है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, मेरी नाकिस राय में ये 27 महीने में दोबारा वापसी हो सकती है। मैं इतना ही अर्ज करूंगा। बाकी ये जाहिर है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, बड़ा सानहा हुआ, और उसके नतीजे में हर तरह का दबाव है, और उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं उसामा कि वो कह रहे किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आज तो उन्होंने हुकूमत को ऑफर की है कि जितने बंदे तोड़ने एक जल्दी जल्दी तोड़ लें, काम ख़त्म करें, ताकि जो है इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। तो वो इतने कॉन्फिडेंट हैं इस पर, आपकी क्या राय? मीना देखिए, हमारी तारीख ये है, ज़ियाउल हक साहब आप देख लीजिए, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मियां नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, 99 के बाद कोई था, वो तो खुद मियां साहब यहाँ से भाग गए, और उसके बाद आप देखिए वो उन्होंने एग्रीमेंट किया, अभी फिर वो भाग गए। अभी जब तो उनकी पार्टी तो मुश्किल में थी उस वक्त, मुशर्रफ दौर में जो था, तो वही हाल अगर इमरान खान साहब में भी होता है, तो वो पार्टी इस तरह, तो आप ये नहीं, तहलील तो नहीं, यानी हवा में कोई मोहल्ले हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कोई वो भाप बनकर उड़ जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। तो लिहाजा इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। हाँ, ये देखना होगा कितना वक्त लगता है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो 27 साल वाला 27 माह लग सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक टेस्ट क्रिकेट का दौर था, फिर वनडे का आया, अब T20 का दौर है, तो चीजें बड़ी तेजी से हो जाती हैं। वो जो सालों का सफर है वो महीनों में हो सकता है। तो बाकी जाहिर है कि लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वुकला में से बहुत से लोग सामने भी आ रहे हैं, कुछ शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि आगे जो हालात है, मुझे लगता है कि वुकला एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं किसी भी सियासी जमात के लिए। और इस वक्त इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है, मेरा ख्याल है। और अगर वुकला उनके साथ आए बड़ी तादाद में, तो जो जिन चैलेंजेस का उनको सामना, तो उसमें उनको बहुत फायदा होगा, स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है जी, चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं। इस मौके ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मईशत की भी आज हमें बात करनी है। हमारे साथ रहेगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। बजट आना है ज़ाहिर है जून में, और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन शुरू हो गए हैं कि हमने एक साल में, माली साल में क्या खोया, क्या पाया, कौन से अहदाफ हासिल किए। हुकूमत का ये कहना है कि जी शायद हम कोई 0.24-25% जो है वो उसकी ग्रोथ रेट हो, लेकिन कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि शायद मनफी में हमारा GDP हो इस दफ़ा। और आगे भी बजट से हमें कोई ज़्यादा खुशकुन उम्मीदें बांधने की क्या उम्मीद है, जबकि IMF से भी हमारा मुआहदा नहीं हो सका और पतली है हमारी जो माशी हालत है। तो इस तरह क्या सूरत हाल बनेगी जनाब मईशत की, इस पर बात होगी। मैं उसामा से ज़रूर इस पर पहले कमेंट ले लूँ, फिर उसामा को हमें जाने की इजाज़त भी देनी है क्योंकि वो जानना चाहते हैं। उसामा, पहले तो ये फरमाइए कि आपके ख्याल से जो एक मईशत की इस वक्त सिचुएशन है, क्या हुकूमत आपको नज़र आ रहा है कि जो अदादो शुमार हैं, कंपैरिजन्स जो आ रहे हैं, उसमें एक साल में कोई ऐसी चीज़ कर पाई है कि जो वो अपने लिए एक फ़ख्र के तौर पर कर ले कि कम से कम हम महंगाई ख़त्म करने या मईशत की बेहतरी के लिए आए थे, देखें हमने कम से कम ये टारगेट ज़रूर एक अचीव कर लिया है? ऐसा तो समीना कुछ भी नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये जी करंट अकाउंट जो खसारा है, कहीं हमें छोटा मोटा सरप्लस सा दिखा सकते हैं, या ये कि जी डिफॉल्ट से हमने बचा लिया, अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कह सकती है, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। बाकी तो महंगाई की कमी का तो कहीं दूर दूर तक नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी जब हम आए तो बहुत ज्यादा महंगाई थी, वो 13% थी, अब 36% है, तो अब फिर क्या है। फिर हमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में से है। और उसी दिन जिस दिन ये बात कही जा रही थी हुकूमत की तरफ से या उनके करीबी लोगों की तरफ से, उसी दिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे जी मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ मुंह छुपाता फिरूं या कहाँ चला जाऊं मुंह छुपा कर के, ये जो महंगाई है ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला बना हुआ है। तो जाहिर है कि मुझे वाकई लगता है, हम हमेशा कहते थे नाजुक मोड़ से मुल्क गुजर रहा है, ये इस दफा बजट शायद सबसे मुश्किल बजट वाकई मुझे लगता है कि ये वाला होगा। बहुत शुक्रिया आपका उसामा, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में शामिल रहे। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको दावत देंगे। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब सीनियर मईशत दान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या
देखते हैं इस गोरख धंधे को जो हमेशा ही आदादो शुमार का हमारे सामने हर साल रख दिया जाता है। समझ हमें कुछ नहीं आती क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज़ मुश्किल ही लगती है। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि इस हुकूमत ने कोई एक सेक्टर, किसी एक चीज़ में, कोई एक फिगर कोई बेहतर करने में कामयाब हुई है ये गवर्नमेंट? देखिए, जब हुकूमत नई आई थी अप्रैल में, तो उस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत जिस हाल में मईशत को छोड़ के गई थी, अगर सिर्फ 2 इशारिया आपके सामने रख दूं, जो बजट का खसारा था वो तकरीबन 5,500-6 हज़ार अरब का पहुंच रहा था अप्रैल 2022 में, और वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा था। दूसरी तरफ तिजारत का खसारा था कोई 45 अरब डॉलर का था, और वो भी पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। उसके बाद से जब पीडीएम की हुकूमत आई है, तो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर इफ यू आर इन अ डिच, अगर आप किसी खाई में गिरे हुए हैं तो स्टॉप डिगिंग, तो खुदाया मजीद खोदना बंद कर दें। तो जिस खाई में मईशत को पीटीआई की हुकूमत छोड़ के गई थी, पीडीएम की हुकूमत ने मजीद खुदाई की है और मजीद नीचे गए हैं। और हम हर दिन यही सोचते हैं कि शायद वो रॉक बॉटम नया क्या होगा, लेकिन एक नई खबर सामने आ जाती है। अब आप सोचिए कि साल भर में डीजल की कीमत में कोई 50% इजाफा, 100% इजाफा हो गया। जो डीजल की खपत है, पिछले जो कंजम्पशन है, पिछले महीने की जो खबर आई है, जो दादो शुमार सामने आए हैं, उसमें 50% उसकी कंजम्पशन डाउन है। ये बड़ी खतरनाक, ये बहुत खतरनाक इशारिया है। अगर कंजम्पशन डाउन है, अगर डीजल इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो कराची पोर्ट से सामान लाती है बाकी मुल्क के हिस्सों में, वो 50% डाउन है। जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो फार्म से मार्केट तक सब्जियां लाती है, बाकी सामान लाती है, वो डाउन है। इसका मतलब है कि मईशत का पहिया बड़ी तेजी से स्लो डाउन हो रहा है। बिजली की जो प्रोडक्शन है, वो हमें हुकूमती इदारा-शुमार बताते हैं कि 23% डाउन है। अब जिस मईशत में आप सोचिए कि बिजली की प्रोडक्शन नीचे जा रही हो, इसका मतलब है कि कारोबार का बड़ा बुरा हाल है। तो 2 सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है, और हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डॉलर्स का फुकदान है। आप जरा अंदाजा कीजिए कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और इस वक्त हमारे कौमी खजाने में कोई 4-4.5 अरब डॉलर पड़ा है, जो 3 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट का पैसा नहीं है। अब सोचिए कि आप और मैं अपने घर में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आप तो इतने परेशान हैं, वजीर खजाना तो बिल्कुल परेशान ही, वो कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं है, बल्कि आईएमएफ नहीं भी पैसे देगा तब भी गुजारा हो जाएगा हमारा। उनको तो कोई परेशानी नहीं है कि कोई आईएमएफ से भी डील हमारी खराब हो गई है, पैसे नहीं आएंगे। देखिए, उनको परेशानी है या नहीं है, शायद आप ज्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन जो उनके स्टेटमेंट पे बात करिए जी। यस जी, कंटिन्यू प्लीज। वो तो इतने मनफी, यानी कि पिछले कोई 55-60 साल की तारीख इतनी महंगाई नहीं आई। आप जरा सोचिए कि अगर साल भर में जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खुराक की इन्फ्लेशन है, वो कोई 50% हिट कर रही है, तो आम पाकिस्तानी जो है, जिसकी तनख्वाह में शायद 8-10% से ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ, उसका क्या हाल होगा। मैं सोचने बैठता हूँ कि अगर 4 या 5 अफराद पे मुश्तमिल एक खानदान है, 50% इजाफा हुआ है खुराक की कीमतों में, तो वहाँ पे खुराक का क्या हाल है? क्या अपने बच्चों को खाना दे पा रहा होगा? मतलब 50% इजाफा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी 50% इजाफा नहीं देखा। राइट, ये तो बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पर भी ज़रा आप बताएं ना कि आईएमएफ की तो तमाम शराइत पूरी कर दी, जो वो कह रहे थे कि हमने तमाम चीज़ें कर दी हैं, उसके बावजूद आईएमएफ ने क्यों अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया इस हुकूमत से? देखिए, आईएमएफ के साथ जो शराइत तय की गई थी वो 2019 में की गई थी, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की। जी, वो तो हो गया ना, चले उन्होंने हट गए, नहीं पूरी की, फिर ये आए, नई से फिर से निगोशिएशंस हुई, अब जो उन्होंने आगे रखी वो सारी भी पूरी हो गई, अब क्या मसला है? देखिए, इस वक्त मुझे लग रहा है कि वजारत खजाना और आईएमएफ के दरमियान में एक बहुत बड़ा एतमाद और एतबार का मसला है। हमारी तारीख कुछ ऐसी रही है कि वादे करते हैं और फिर जो वादे किए होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी शुरू कर देते हैं। सियासी बुनियाद के ऊपर माशी फैसले किए जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि
इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो वादा किया था, वो अगर आप 28 फरवरी मुझे याद आता है सन 2022, जब साबिक वज़ीर आज़म साहब टेलीविज़न पे आए और उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर 10 रुपए फ़ी लीटर की सब्सिडी का ऐलान किया। उनकी अपनी हुकूमत जो है वो वादा कर चुकी थी IMF से कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। फिर अक्टूबर को याद कर लीजिए, नई हुकूमत आ चुकी थी, PDM की हुकूमत थी, नए वज़ीर ख़ज़ाना थे, इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे और उन्होंने ऐलान किया था कि रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखा जाएगा। जबकि हम वादा कर चुके थे IMF के साथ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मार्च 2023 बार-बार IMF का हम एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं तो इसलिए वो भी रिलक्टेंट नजर आता है। ये आपका डॉक्टर साहब, मैं समीना आपकी इजाज़त से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि अगर IMF का प्रोग्राम हमें नहीं मिलता है, जो कि अभी मेरे ख्याल में उसको राइट ऑफ भी कर दिया गया है, तो उसके पाकिस्तानी मईशत पे और पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे और गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो इस वक्त जो ये नज़र आ रहा है कि हमसाया मुल्क के एक की डिपेंडेंस पे बैठे हैं, क्या इस तरह से पाकिस्तान की मईशत को संभाला जा सकता है? और खुदा न खास्ता ये मईशत ना संभली तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? देखिए, सवालात तो आपने 2-3 किए हैं और तीनों के तीनों जो है मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक हकीकत मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो अगला माली साल है, जो जून की 30 तारीख के बाद शुरू होगा, उसमें जो हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसको चाहिए होंगे, वो 41.8 अरब डॉलर है। अब समझिए, तकरीबन 42 अरब डॉलर हमें अगले माली साल चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि IMF से मुआहदे के बगैर, IMF के पैकेज में आने के बगैर हम वो अदायगियां कर सकेंगे जो 42 अरब डॉलर की हमने करनी है। अगर हुकूमत के पास कोई नक्शा है, कोई रोड मैप है, कोई हिकमत अमली है, कोई मुतबादिल मंसूबा है, तो वो खुदाया हमसे और मार्केट से शेयर कर ले, क्योंकि इस वक्त तो ना मार्केट को समझ आ रही है कि हुकूमत किस डायरेक्शन में जा रही है, कि वो 42 अरब डॉलर की जो अदायगियां हैं अगले माली साल, उनको किस तरह पूरा किया जाएगा। मेरे पास मेरी समझ से बाहर है कि IMF के बगैर हम अगले माली साल जो है उसको कैसे गुजारेंगे। वो तो अपनी जगह छोड़े आप डॉक्टर साहब, वो तो ये भी सोच के बैठे हैं कि इस बजट में कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो है ना वो रिलीफ भी देंगे और ख़जाने के मुंह भी खुलेंगे। अब ये देखने की बात होगी कि ये कैसे होगा, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर आइंदा आने वाले हफ्ते में आपको वक्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज यही प्रोग्राम को समेटते नाज़रीन, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।